पाकिस्तान बनाया था, तो आज पाकिस्तान की उपलब्धि क्या है, स्थिति क्या है? उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। और ये बात इस देश के नेताओं को समझनी पड़ेगी। वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, ये देश भाव से जीता है, भारतीयता के भाव से जिएगा। कि मुसलमान भी कोई आसमान से नहीं टपके हैं, वो कोई तीसरी दुनिया से लाए गए लोग नहीं, वो भी हमारे ही घर के बेटे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने पूजा पद्धति बदल ली है, बस इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वेश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। पिछड़ों में जन्मे तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। सब रंग के कवि शशिकांत यादव हमारे साथ भागलपुर दौरे पर आए हैं। आइए उनसे जानते हैं, कुछ कविता के रंग उनसे जानते हैं और साथ ही भागलपुर आए हैं। कैसा लगा? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसा लग रहा है भागलपुर शहर? नमस्कार। भागलपुर अच्छा लग रहा है और हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार भागलपुर आता रहा हूँ विभिन्न कार्यक्रमों में। और ये अंग प्रदेश है, ये कवियों की धरती है, नेपाली जी का शहर है, नेपाली जी की शहादत का शहर है। तो यहाँ तो कविता कण कण में बसती है। तो जब भी भागलपुर आओ तो बहुत अच्छा लगता है। रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कर्मभूमि रही है। यहाँ विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और उसी मंच पर आप लगातार चूंकि पहले भी आते रहे हैं। कैसा लगता है जब दिनकर जी की इस धरती पर आप आते हैं, कविता पाठ करते हैं? कैसे श्रोता और दर्शक मिले? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कविता सुनाने जाते हैं, लेकिन बिहार में जो एक ह्यूमर है जनता के अंदर, जो एक कविता की समझ है, कविता की ललक है, कविता के प्रति प्यास है, कवियों के प्रति अनुराग है, उसकी उच्चतम जो पराकाष्ठा है वो भागलपुर में है। और शायद उसका कारण दिनकर जी, नेपाली जी सरी के लोग हैं जिनकी कर्मभूमि ये रहा है शहर। और हम तो उनकी बोई हुई फसल को पानी देने का काम कर रहे हैं और वो कर पाएँ, यही हमारे जीवन का सौभाग्य रहेगा। राजनीति में भी आपकी बड़ी गहरी रुचि है और आप लगातार एक्टिव भी रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। आज के दौर में जो राजनीति का स्तर हो गया है और जो देश के वर्तमान में हालात हैं, कैसे उसको देखते हैं एक कवि की निगाह से? देखिए, राजनीति का स्तर इस समय बड़ी चिंता का विषय है। औरंगजेब को लोग महापुरुष बनाकर इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा स्वीकार किया था, आज उनकी संतानों की संतानें इस देश में जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब धर्म के नाम पर इस देश को बांटा था 47 में, पाकिस्तान बनाया था, तो आज पाकिस्तान की उपलब्धि क्या है, स्थिति क्या है? उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। तो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता, सद्भाव और प्रेम के आधार पर स्थापित होगा, ना कि तुष्टीकरण के आधार पर। और ये बात इस देश के नेताओं को समझनी पड़ेगी। वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के हों, ये देश भाव से जीता है, भारतीयता के भाव से जिएगा। यहाँ ना कोई जाति का झगड़ा है, ना पंथ का झगड़ा है, ना धर्म का झगड़ा है। यहाँ पर जो भी झगड़ा है वो केवल राजनीति का पैदा किया हुआ झगड़ा है। राजनीति का झगड़ा, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को कई अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है, जातियों के रूप में, कि ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के, और हिंदू लगातार बट भी रहे हैं। तो कैसे एक कवि के तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देश के हिंदुओं से एक ही बात कहना चाहूँगा, और हिंदुओं से नहीं, मैं देश के 140 करोड़ भारतीयों से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मुसलमान भी कोई आसमान से नहीं टपके हैं, वो कोई तीसरी दुनिया से लाए गए लोग नहीं, वो भी हमारे ही घर के बेटे हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने पूजा पद्धति बदल ली है, बस इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वेश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। पिछड़ों में जन्मे तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हम सबको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में हैं, भारतीय पहले हैं। अगर ये बात हर भारतीय ध्यान रखेगा तो ये झगड़े अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो सनातन धर्म की बात करते हैं, साधु संत भी आते हैं, उनके ऊपर भी ओछी टिप्पणी की जा रही है। वो तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जब अब संतों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। संतों का काम क्या है? संत तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में संतों पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ये रोज़ा इफ्तारी करें, गोल टोपी लगाएं, जाली की टोपी लगा के, चोखड़ी की लुंगी पहनकर,
रोज़ा इफ्तारी करें, दिन भर रोटी खाएं और शाम को रोज़नदारों के साथ रोज़ा इफ्तारी करके जो नाटक करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको सनातन धर्मियों के, सनातन संतों का प्रचार प्रसार ठीक नहीं लगता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जिस महाकुंभ को पूरी दुनिया ने बड़े शुद्ध दृष्टि से देखा, उस पर भी इन्होंने आरोप लगाए, उसको भी इन्होंने भला बुरा कहा। तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं, ये इनके पतन का अंतिम पायदान है और ये अपने पतन का रास्ता खुद बना रहे हैं। जितना ये सनातन को गालियाँ देंगे, जितना ये सनातन धर्मियों को गालियाँ देंगे, जितना सनातन के संतों को कोसेंगे, उतना इनका सर्वनाश होता चला जाएगा। बिहार में चुनाव है इसी वर्ष और आप ऐसे में आए हैं भागलपुर, तो कुछ चुनाव को लेकर के? बिहार के चुनाव में तो अब बिहार की जनता जो भी है वो निर्णय करेगी। जनता सबसे समझदार होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है और जनता ने दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अपना निर्णय, उत्तर प्रदेश में अपना निर्णय दिया है। वैसे ही बिहार की जनता भी बहुत समझदार है और वो अपना निर्णय देगी और इस समय पर जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है उनका चयन बिहार की जनता करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मेरा विश्वास है। युवा आजकल बहुत कट रहे हैं, साहित्य को वो पढ़ भी नहीं रहे हैं और साहित्य में रुचि उनकी घट रही है। ऐसे में आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया शशि जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम तो समझते हैं, सरकार की भी बहुत कम हम मानते हैं, लेकिन आप जो कवि कर रहे हैं काम, वो शायद कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में युवा अधिक से अधिक साहित्य की तरफ जुड़ें, उनका रुझान हो, वो पढ़ें, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, युवा जुड़ रहे हैं और युवाओं को हम जोड़ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य, संस्कृति, धर्म ये सरकारों के भरोसे नहीं होता है। ये स्वस्फूर्त इनकी एक यात्रा होती है जो अनवरत करनी पड़ती है। हम लोग भी भाषा को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी कविता को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका प्रतिफल ये मिला है कि आज हर हिंदुस्तान के बड़े शिक्षण संस्थानों में कवि सम्मेलन हो रहे हैं। हर बड़े शिक्षण संस्थानों के युवा कविता से जुड़ रहे हैं। आज हमारे कवि लाख, 2 लाख और 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख रुपए तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कवि सम्मेलन पिछले दिनों की अपेक्षा बड़े हैं। ये सीधा लक्ष्य निर्धारित होता है कि हिंदी कविता के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ रही है और उसका केवल एकमात्र कारण ये है कि केवल पत्रकारिता और कविता, ये 2 चीज़ें ऐसी बची हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। आप अपने लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, वरना आप खुद प्रत्यक्ष गवाह हो। करोड़ों रुपए लेकर देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर इस देश की जवानी को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। करोड़ों रुपए लेकर फिल्मों में काम करने वाले इस देश के फिल्म स्टार, तथाकथित फिल्म स्टार, हमारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। ये केवल आप और हम हैं जो अपने पेट का संरक्षण करते हुए साहित्य और संस्कृति, संस्कारों, धर्म, समाज, राजनीति की चिंता कर रहे हैं। आज आप अपना सब काम छोड़ के मुझसे बात करने आए हैं। ये हमारी चिंता है, ये हमारे अंदर का एक प्रेरणा है कि हम इस देश को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए हम जब तक आपके, हमारे शरीर के लोग मैदान में डटे रहेंगे, तब तक हम इस देश का भला करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा। आने वाला समय भारत का होगा। टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को अपनी कोई एक विशेष रचना अगर आप सुना पाएं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं दूंगा और एक ही बात कहूंगा कि अमन का, दोस्ती का रंग लेकर आओ होली में, हर एक इंसान को एक ही रंग में रंग जाओ होली में, जमी से नफरतों के दाग धोने हैं हमें मिलकर, बदरिया प्रेम के रंगों भरी बरसाओ होली में। ये जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम सब भारतीय हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का देश है। एक ही बात ध्यान रखिए सब लोग कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, 2 अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके, हमारे सबके दिलों में जिस दिन हिंदुस्तान धड़कन बन के धड़कने लगेगा, उस दिन कोई मुसलमान सड़क पर पत्थर नहीं फेंकेगा और कोई हिंदू किसी मुसलमान पर शक नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के नामचीन कवि शशिकांत यादव, जो बेबाक अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया और साथ ही कहा कि आजकल युवा भी काफ़ी आगे आए हैं और अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू होने के लिए पहले आप हिंदुस्तानी हैं, ये पहले सोचिए, आप जातियों में मत बटिए। ये कहना था शशिकांत यादव का। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।